तो लास्ट टाइम पे अपन ने पढ़ा था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। एक बार उनको रिवाइज करते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में 4 वॉल्यूम कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है टीवी, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के बाद में ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरवी। आईआरवी क्या होता है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और आरवी। इन सब में से जो टीवी है उसका अमाउंट कितना होता है? 500 ml होता है। कितना होता है? 500 ml होता है। ईआरवी का अमाउंट कितना होता है? अच्छा, टीबी क्या होता है? अमाउंट ऑफ एयर विच इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है। उसके बाद में आईआरवी क्या होता है? अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सिबल ओवर टाइडल वॉल्यूम। तो इसमें हम टाइडल वॉल्यूम को इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? आईआरवी में इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसके अलावा किया जाता है ना। कैपेसिटी नहीं है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम में नहीं किया जाता है। देखो लिखा हुआ है ना, ओवर टाइडल वॉल्यूम। हाँ, उसके अलावा जितना भी है वो सब हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सफुली ओवर टाइडल वॉल्यूम। इसमें भी टीबी को इंक्लूड किया जाएगा क्या? नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज आरवी। आरवी क्या होता है कि आप कितना भी फोर्स लगा करके एक्सपायर कर लीजिए, उसके बाद में भी लंग्स एल्वुलाई में जितना अमाउंट रह जाएगा दैट इज कॉल्ड आरवी। ये मैंने वो आपको बता दिया था कि अगर किसी का बर्थ होता है तो वो पहले से ही मरा हुआ था या फिर बाद में मरा, उसका अपन पता किससे लगा सकते हैं? आरवी से पता लगा सकते हैं। क्योंकि अगर उसने एक भी ब्रीथ लिया होगा बर्थ के बाद में तो आरवी बना होगा। आरवी होगा तो उसके जो लंग्स है वो डूब जाएंगे या तैरते रहेंगे? तैरेंगे। नेक्स्ट है आईसी। आईसी का क्या होता है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है, अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। देखो इसमें ये ध्यान रख लेना, करना क्या है? इंस्पायर करना है, लेकिन किसके बाद में करना है? एक्सपिरेशन के बाद। ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? टीवी और आईआरवी इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट है ईसी। ईसी में क्या क्या चीज इंक्लूड रहती है? टीवी प्लस ईआरवी। एफआरसी क्या होता है? अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन इनसाइड द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो देखो नॉर्मल में अपन फोर्सफुल भी तो कर सकते थे, दैट इज कॉल्ड ईआरवी। और इसके बाद में जो रह जाएगी वो कौन सी रह जाएगी? आरवी। तो ईआरवी आरवी दोनों को मिलाकर के क्या बोलेंगे? एफआरसी। नेक्स्ट क्या है? वाइटल कैपेसिटी। ये क्या होती है? अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सिबल आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है। इसका क्या होता है? आईआरवी, टीवी, ईआरवी। एंड टीएलसी क्या होता है? टोटल लंग कैपेसिटी, जितना अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में एकोमोडेट आ सकता है या फिर बढ़ सकते हैं या फिर समा सकते हैं, उसको बोला जाता है टीएलसी। और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड रहती है? आईआरवी, टीवी, ईआरवी और आरवी। अब आपके पास में सबकी वैल्यू लिखी हुई है ना। अब ये जितने भी वॉल्यूम है और जितनी भी कैपेसिटी है, इनको वैल्यू के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप एक बार अरेंज करिए। ठीक है। पहले अपनी कॉपी में अरेंज कर लो देख देख के, फिर मेरे को बताना कि कैसा कैसा होगा। सबसे पहले जिसका अमाउंट सबसे कम है उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में इंक्रीज होता जाएगा। जैसे कि टीवी कितना होता है? 500 होता है, तो सबसे पहले टीवी, उसके बाद में देखो और उससे ज्यादा किसका है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। अच्छा, बताते भी जाओ कौन सा आएगा सबसे पहले? टीवी आएगा। टीवी के बाद में हैं? टीवी के बाद में ईआरवी, ईआरवी, ईआरवी के बाद आरवी के बाद क्या? ईसी या फिर आईआरवी? नहीं, टोटल बताना है, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी सब कुछ को मिला करके बताना है ना। हाँ, ईसी के बाद में एफआरसी, एफआरसी के बाद आई आएगा ना, आईआरबी, आईआरबी के बाद वाइटल कैपेसिटी,
हो गया क्या? आईसी किधर आएगा फिर बताओ? इससे पहले आएगा। आईसी, ईसी और टीएलसी, यही है। एक बार और क्रॉस चेक कर लो। सबसे पहले टीवी, टीवी के बाद में ईआरबी, ईआरबी के बाद में आरबी, आरबी के बाद में ईसी, ईसी के बाद में एफआरसी, आईआरबी, आईसी, वीसी और टीएलसी। ये किसका ऑर्डर है? वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज का, है ना। तो कई बार ऐसा भी ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। एक तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर वो डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और मैचिंग वाले भी आ सकते हैं। मैचिंग में कैसा आएगा, जैसे कि आपको लिख दिया कि जैसे आईसी है ना। अब आईसी की वैल्यू किस किस को मिला करके होगी? टीवी प्लस आईआरबी को मिला करके होगी। ईसी की वैल्यू किस किस को मिला करके होगी? टीवी प्लस ईआरबी को मिला करके होगी। या फिर देखो ऐसा भी हो सकता है आईआरबी और टीवी, आईआरबी और टीवी। चलो इसको वापस से एक बार लिखते हैं अपन। सबसे पहले कौन सा होता है? टीवी होता है, ठीक है। टीवी के बाद में अपन बात करते हैं अगर ईआरबी होता है, ईआरबी के बाद में आईआरबी होता है, और क्या होता है? आरबी होता है। ये तो वॉल्यूम होते हैं ना। अब इनसे अपन को कैपेसिटी बनानी है। टीवी और ईआरबी मिलकर के क्या बना लेते हैं? ईआरबी मिलकर के ईसी बनाएगा, ठीक है। टीवी और आईआरबी मिलकर के क्या बना लेते हैं? आईसी बना लेते हैं, ठीक है। एफआरसी कौन कौन चीजें मिलकर के बनाएंगी? तो देखो ईसी को किस किसने बनाया है? टीवी प्लस ईआरबी ने। आईसी को किस किस से मिलकर बना है? टीवी प्लस आईआरबी। अब बताइए एफआरसी कौन कौन बनाएगा? ईआरबी प्लस आईआरबी आएगा कि ईआरबी आएगा? ईआरबी आएगा। उसके बाद में वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या मिलेगा? आईआरबी प्लस टीवी प्लस ईआरबी, यही होता है। उसके बाद में टीएलसी में क्या क्या चीजें हो जाएगी? आईआरबी प्लस टीवी प्लस ईआरबी प्लस आरबी, यही होता है। अब देखो इसको अपन और कैसे चेंज कर सकते हैं। इधर देखो आईआरबी और टीवी को मिला करके क्या बोल सकता हूं मैं? आईसी बोल सकता हूं। तो इसका और भी क्या हो सकता है? आईसी प्लस ईआरबी हो सकता है ना ये, क्योंकि आईआरबी और टीवी को मिला करके क्या बोलूंगा? आईसी। तो आईसी प्लस ईआरबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वीसी। अब इसमें भी देखो इसको भी मिला सकते हैं अपन। आईसी प्लस टीवी और आईआरबी को तो क्या लिख दिया अपन ने? आईसी। ईआरबी और आरबी को क्या लिख सकते हैं? एफआरसी। तो ये ऐसे भी आ सकते हैं ना, मैच कर करके। इधर लिख दिया कि वीसी वाले के लिए कौन सा वाला सही है, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए कौन कौन सा मैच कर सकते हैं। हाँ, वो प्लस माइनस कैसे कर सकते हैं ना, मतलब एक तरीका बताया कि कैसे भी उसको जोड़ करके या फिर ऐड करके या माइनस करके कैसे भी किया जाता है, सब अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। ये होता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के बारे में। कोई दिक्कत है तो इसमें बताओ आप, ठीक है। 4 तरह के वॉल्यूम होते हैं, कौन कौन से? टीवी, ईआरबी, आईआरबी एंड आरबी। और कैपेसिटी कौन कौन सी होती है? आईसी, ईसी, एफआरसी, वीसी और टीएलसी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के मूव करते हैं अपन, एक्सचेंज ऑफ गैस। अच्छा एक बात बताइए, रेस्पिरेशन के अपन ने 3 टाइप में डिवाइड किया था, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। इनमें से अपन ने कौन सा कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक? अपन इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल, जिसमें एक ही स्टेप आता है कौन सा? ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग मतलब इंस्पायर करना और एक्सपायर करना। दूसरा जो स्टेप था उसमें क्या था? एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन लंग्स, एलुलाई एंड द ब्लड। तीसरा स्टेप क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस वाया ब्लड। और नेक्स्ट थर्ड स्टेप कौन सा? फोर्थ स्टेप कौन सा हो जाता है? एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो अपन क्या बात करेंगे इस वाले टॉपिक में? एक्सचेंज ऑफ गैस।
तो ये जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ पर भी होगा, एक तो लंग्स एल्वियोलाई वाले लेवल पर होता है और दूसरा टिश्यू वाले लेवल पर होता है। अच्छा एक बात बताओ, हमने बात करी है एक्सचेंज ऑफ गैस की, तो इसमें मेनली कौन सी गैस के बारे में बात करेंगे अपन, ऑक्सीजन और CO2, ऑक्सीजन और CO2 की बात करेंगे। लेकिन जब अपन इनहेल करते हैं तो गैस करते हैं कि एयर करते हैं, एयर करते हैं। और जो गैस या फिर जो एयर होती है उसके लिए जो डिपेंडेंसी है मूव करने के लिए वो क्या होती है, प्रेशर ग्रेडियंट। क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट। और जो एयर होती है फिर जो गैस होती है वो कौन से वाले प्रोसेस से डिफ्यूज करती है, डिफ्यूजन से ही करेगी ना। और जो डिफ्यूजन होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस है कि पैसिव है, पैसिव प्रोसेस होता है, मतलब हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो पहले तो अपन एटमॉस्फेयर में या फिर एनवायरनमेंट में एयर का कंपोजिशन देखते हैं। तो बताओ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है या नहीं होती, होती है ना। CO2 होती है या नहीं होती, नाइट्रोजन होती है या नहीं होती, क्या केवल यही होती है कि इनके अलावा और भी होती हैं, कुछ और भी हो सकती है, जैसे कि इनको बोला जाता है इनर्ट गैस जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना परसेंटेज है, एनी आइडिया, ऑलमोस्ट 21% ना अप्रोक्सीमेटली। CO2 जो होती है वो कितनी होती है 0.04%, नाइट्रोजन कितनी होती है 78%। ठीक है, अब हमें इनका क्या पता लगाना पड़ेगा, प्रेशर, क्योंकि अपन को बात किसकी करनी है, ऑक्सीजन और CO2 की। तो अब एक बताओ तो हम एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसको चेंज कर सकते हैं क्या, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को तो अपन नहीं चेंज कर सकते ना। और एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता कितना है 1 atm बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है 760 mm ऑफ Hg, इतना ही होता है ना। अब एक बात बताओ, हमें एयर से मतलब है कि गैस से मतलब है, गैस से मतलब है ना। तो अपन अब इसका क्या निकालेंगे, देखो ये जो पूरा प्रेशर, देखो दो चीजें आपने सुनी होगी, एक होता है प्रेशर और एक होता है पार्शियल प्रेशर। जो एयर का होता है वो तो क्या होता है, प्रेशर होता है, लेकिन हमें इस एयर में से किसकी कौन सी वाली गैस का प्रेशर चाहिए, ऑक्सीजन का चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। CO2 का चाहिए तो उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो देखो जो एयर के लिए लिखते हैं वो तो क्या हो जाता है प्रेशर, और एयर में पर्टिकुलर किसी गैस के लिए लिखा जाएगा दैट इज पार्शियल प्रेशर। तो अगर अपन पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का निकालते हैं, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ X गैस, उसके लिए क्या होता है, इसका परसेंटेज ऑफ गैस इन एयर, इसका एयर में कितना परसेंटेज है, डिवाइड बाई 100, और 1 एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर है 760। इस वाले फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं क्या, इनका पार्शियल प्रेशर। अपन को पहले किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है। तो ऑक्सीजन बताओ कितना परसेंटेज है 21। अगर इसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 159 mm ऑफ Hg। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 159 है, किसमें, एयर में। और एयर भी कौन सी वाली, अपनी बॉडी के अंदर वाली या फिर एटमॉस्फेयर वाली, एटमॉस्फेयर वाली। ठीक है, देखो पूरा टोटल कितना था 760 था, तो इसको अपन ने क्या बोला था, प्रेशर, क्या बोला था 1 atm बराबर कितना है 760 mm, ये तो क्या था प्रेशर था। लेकिन हमें किसका चाहिए, ऑक्सीजन का चाहिए, तो ऑक्सीजन वाले प्रेशर को क्या बोलूंगा मैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे में किसका भी निकाल सकता हूँ, CO2 का भी। CO2 के लिए क्या करना पड़ेगा 0.04, तो ये आ जाता है इतना mm ऑफ Hg। ठीक है, तो अगर अपन बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 159 है, और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है 0.03 है। ठीक है, अब हमें इससे मतलब नहीं है, उससे भी मतलब नहीं है, किससे मतलब है, ऑक्सीजन और CO2 के, क्योंकि मेनली हमारे काम में आने वाली कौन सी गैस है, ऑक्सीजन और CO2 है। ठीक है, अब देखो अपने पास में दो लेवल होते हैं, एक तो कौन सा है, लंग्स एल्वियोलाई का लेवल रहता है, और दूसरा लेवल कौन सा होता है, टिश्यू लेवल का रहता है। अच्छा, कुछ चीजों को मेरे को बताइए, आपको बेसिक है या नहीं है, कि जो आर्टरी होती है और वेन्स होती है, आर्टरी ब्लड को कहां से कहां पे कैरी करती है,
अवे फ्रॉम द हार्ट और टूवर्ड्स द हार्ट, आर्टरी, और वेन्स टूवर्ड्स द, मतलब अवे फ्रॉम द ऑर्गन्स या फिर बॉडी, यही होता है ना, ठीक है। अच्छा, ये जो लंग्स एल्वुलाई है वो मिलते कहाँ पे हैं? लंग्स एल्वुलाई कहाँ पे मिलेगी? लंग्स एल्वुलाई कहाँ पे मिलेगी? लंग्स में मिलेगी। और ये जो टिश्यू है वो कहाँ पे मिलेंगे? टिश्यू या फिर जो सेल्स है, सेल्स टिश्यू में मिलेगी, टिश्यू कहाँ पे मिलेंगे? ऑर्गन्स में मिलेंगे। तो अपन ने बोला ना बॉडी पार्ट्स मतलब ऑर्गन, और ये क्या है लंग्स एल्वुलाई, वो कहाँ पे मिलती है? लंग्स में मिलती है। तो इन दोनों के बीच में तो अपन को एक्सचेंज करवाना ना, तो ये अपन शुरू करेंगे। इससे पहले ये रेजिडुअल वॉल्यूम वाले ये नोट करो तुम, ये किस ऑर्डर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है? करो नोट। कर लिया? हो गया? तो देखो जो एक्सचेंज ऑफ जो गैस होता है वो किसके बेसिस पर होता है? डिफ्यूजन। कौन से प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस से। और ये जो डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है वो एक्टिव होता है कि पैसिव होता है? पैसिव। ठीक है, एक तो ये बात है। और जो एयर या फिर जो गैस ट्रेवल करती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर होता है? 760 mmHg। हमें मतलब किससे है? ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर और CO2 के। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो अगर हमें किसका निकालना है? ऑक्सीजन का निकालना है, तो परसेंटेज गैस ऑफ इन एयर। तो देखो ऑक्सीजन कितना था एयर में? 21 बाई 100 कर दिया, और टोटल कितना था? 760। तो कितना आ जाता है ये? 159 mmHg आ जाता है। CO2 का निकालना, तो CO2 कितना है? 0.04 है। ठीक है, अपॉन 100 किया और टोटल कितना था? 760 था। तो कितना आ जाता है ये? 0.03 नहीं, 0.3 आएगा बस, है ना, क्योंकि 0.04 तो वो ऑलरेडी है ना। 0.3 mmHg हो जाता है, क्योंकि अब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन 760 से, तो थोड़ा तो इंक्रीज करवाएंगे। ठीक है, अब अपने पास में देखो ऑक्सीजन का आ चुका है और CO2 का आ चुका है। ये याद रहेंगे तुम्हें, 159 एंड 0.3 कहाँ पे है? ये एटमॉस्फेयर में है। इतना नोट नहीं करना अभी, रुको। अब अपन ने बताते हैं कि लंग्स के अंदर क्या पाई जाती है? लंग्स एल्वुलाई पाई जाती है। तो ये मैंने क्या बना दी है? एल्वुलाई बना दी। ठीक है, इधर की साइड में क्या बना देता हूं मैं? बॉडी टिश्यू। और इन टिश्यू के बीच में क्या पाई जाएगी? सेल्स होती है, और सेल्स के बीच में क्या रहता है? टिश्यू फ्लूइड। क्लियर है इतना? बीच में अपन इसका डायग्राम बनाते हैं हार्ट का। जैसा होता है वैसा नहीं बनाया मैंने, 4 चैम्बर बता रहा हूं मैं बस। कौन कौन से चैम्बर होते हैं बताइए? ये कौन सा है? राइट एट्रियम, ये वाला राइट आएगा कि लेफ्ट आएगा? राइट वेंट्रिकल है ये वाला, लेफ्ट एट्रियम, और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर ही होते हैं। फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा मैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। राइट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट एट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। नहीं बताऊंगा, फिर भी मैंने बता दिया है ना।
आगे बात करते हैं। देखो जो भी पूछू ना उसका अच्छे से आंसर देना कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से हमें एयर को क्या करना है, इनहेल करना है। तो अगर अपन बात करते हैं ये एटमॉस्फेरिक एयर है, इसमें मेरे को बताइए PO2 कितना है और PCO2 कितना है। 159 और 0.3 है। अब ये इनहेल किया, क्या कर लिया, इनहेल किया। अब एक बात बताइए, जैसे कि अपन ने अभी बताया था कि जो गैस है या फिर जो एयर है वो अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। तो अगर मैं पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं अपन कि ऑक्सीजन का यहाँ पे 159 है तो उधर कम होना चाहिए 159 से कि ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कुछ डेटा है जो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि यहाँ पे कितना होता है, 104 होता है। किसका, ऑक्सीजन का, PO2। और PCO2 कितना होता है, 40 होता है। देखो बाहर कितना है, 0.3 है। तो CO2 अंदर आती है या बाहर जाती है, बाहर कब जाएगी, जब प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा, बाहर प्रेशर कम होगा तभी तो जाएगी ना। तो इधर है 40, ठीक है। अब अपन ऑक्सीजन को तो अंदर लेके आएंगे ना, ये क्या है, लंग्स एल्वुलाई है। अब लंग्स एल्वुलाई से लेफ्ट एट्रियम में आता है, भाई जो गैस आती है वो ब्लड के साथ में आएगी ना। अब कोई भी जो ब्लड है लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगा तो वो जो ब्लड वेसल्स है वो आर्टरी होती है कि वेन्स होती है, क्या बोलेंगे उनको, ये किससे लेकर के आ रही है, अरे किससे लेकर के आ रही है, लंग्स से। लंग्स से जो लेके आती है उसके लिए यूज किया जाता है पल्मोनरी, क्या यूज किया जाता है, पल्मोनरी। और ये टुवर्ड द हार्ट लेके आ रही है कि अवे फ्रॉम द हार्ट, तो उसको क्या बोला जाएगा, पल्मोनरी नॉर्मली। तो क्या होता है, वेन्स में कौन सा ब्लड रहता है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड रहता है। लेकिन ये कैसा है, एक्सेप्शन है कि इसमें कैसा ब्लड मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। ठीक है। अब देखो लेफ्ट एट्रियम से, अब चाहिए यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पे आएगी, क्यों, कैसे आ पाएगी, प्रेशर कम होना चाहिए ना। तो अपन मान के चल रहे हैं या फिर जो डेटा होता है वो कितना होता है, प्रेशर का 95 होता है। किसका, PO2 का, किसका, PO2 का। और CO2 का कितना होगा, 40 ही होता है। ठीक है। अब ये लेफ्ट एट्रियम से कहां पे आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अच्छा अंदर जो आएगा वो ब्लड आएगा, तो ब्लड के साथ में ही ऑक्सीजन आ जाएगी। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजन है या फिर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहां पे जाएगा, टिश्यू के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा, टिश्यू के अंदर। अच्छा एक बात बताओ, इस वाले ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 था, तो इस वाले ब्लड में कितना होगा, 95 रहेगा ना, ब्लड थोड़ी ना चेंज कर दिया अपन ने। तो यहाँ पे भी कितना रहेगा, PO2 एंड PCO2, ये भी 95 और ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है। ऑक्सीजन का CO2 का भी सेम रहेगा क्योंकि ब्लड तो सेम ही है ना। अरे देखो ये जो ब्लड आया था वही तो यहाँ पे आया है, और जो यहाँ पे वही तो नीचे गया है, तो नीचे गया है वही तो कहाँ पे जाएगा, टिश्यू में। लेकिन अब चेंज हो गया है लोकेशन, यहाँ पे क्या था, ये ब्लड के अंदर था मतलब हार्ट से, अब अंदर कहाँ पे गया है, वो टिश्यू के अंदर गया है। तो टिश्यू के अंदर प्रेशर कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। तो कितना होता है यहाँ पे, 40 एंड 45। 40 तो किसका होता है, ऑक्सीजन का, और 45 किसका होता है, CO2 का। अब देखो ऑक्सीजन किसके पास में पहुंच गई है, टिश्यू के पास में। टिश्यू के पास में क्या रहती है, सेल्स। सेल्स इस ऑक्सीजन को इनडायरेक्टली, देखो घूम घूम के आया है, इनडायरेक्टली क्या करती है, यूटिलाइज करती है। और सेल के पास में क्या रखा हुआ है, ग्लूकोज, उसको ब्रेक डाउन करेगी और क्या बना देगी, CO2, H2O एंड ATP। ATP एंड H2O काम में आ जाते हैं हमारी बॉडी के लिए, बच गया क्या, CO2। तो देखो अपन ने यहाँ पे लिखा ना, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, 45 है। ज्यादा कैसे हुआ, क्योंकि CO2 अंदर क्या है, बन रही है। तो बन बन के सेल्स में बन बन के कहाँ पे आ जाएगा, वो टिश्यू के अंदर आ जाता है। तो टिश्यू में CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, 45 हो जाता है। कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। अब 45 हो जाएगा तो बताओ ये 45 से किधर की तरफ मूव करेगा,
40 तक मूव करेगा ना। कहाँ से, मतलब टिश्यू से लेकर के एल्वुलाई तक जाएगा। अच्छा, यहाँ से बॉडी से पहले कहाँ पे जाएगा ब्लड? राइट एट्रियम में। कौन लेके जाएगा? देखो ये टुवर्ड्स द हार्ट जा रहा है कि अवे फ्रॉम द हार्ट? तो आर्टरी लेके जाएगी कि वेन्स? वेन्स। कहाँ से लेके जा रही है? टिश्यू से। टिश्यू हमारे सिस्टम का पार्ट है या नहीं है? तो इस तरह की वेन को क्या बोला जाता है? सिस्टेमिक वेन्स। ठीक है। अब यहां से राइट एट्रियम से कहां पे आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से किधर पहुंचेंगे? लंग्स एल्वुलाई में। अब देखो ये अवे फ्रॉम है कि टुवर्ड्स दी है? अवे है। तो अवे तो कौन लेके जाएगी? आर्टरी। लेके किधर जा रही है? लंग्स में। लंग्स को क्या बोला जाता है? पल्मोन। तो कौन सी वाली आर्टरी हो जाती है? पल्मोनरी आर्टरी। देखो नॉर्मली क्या होता है, आर्टरी में ब्लड कैसा रहता है? ऑक्सीजनेटेड रहता है, लेकिन इधर कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, क्योंकि ये भी क्या होता है? एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स आर द एक्सेप्शन ऑफ आर्टरी एंड वेन्स। देखो नॉर्मली क्या हुआ था। अच्छा इधर प्रेशर बताना कितना होगा? इधर सेम ही रहेगा ना, PO2 एंड PCO2। PO2 कितना है और PCO2 कितना है? 45। देखो इधर वाली साइड पे हमें मतलब किससे था? ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन को लंग्स एल्वुलाई से कहां तक पहुंचना था? टिश्यू तक पहुंचना था, और टिश्यू के अंदर ही सेल्स तक पहुंचना था। इधर वाला जो अपन ने किया है वो किसके लिए किया है? CO2 के लिए, क्योंकि CO2 सेल्स में बन गई थी, सेल से बन करके टिश्यू में आएगी, और टिश्यू से अपन उसको हार्ट से होते हुए कहां पे निकालेंगे? बाहर। लंग्स एल्वुलाई तक पहुंच चुकी है। अब देखो यहाँ पे CO2 का कितना है पार्शियल प्रेशर? 40 है, और बाहर कितना है? 0.3 है। तो जो CO2 है वो बताओ बाहर जाएगी या नहीं जाएगी? तो इसको अपन ने तो क्या बोल दिया है? इनहेल वाला प्रोसेस बोल दिया है, और इसको क्या बोल दिया है? एक्सेल वाला प्रोसेस। तो बताओ ये एक्सचेंज हुआ या नहीं हुआ? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो एक्सचेंज ऑफ जो गैसेज होता है दो लेवल पर होता है। एक तो कौन से लेवल? लंग्स एल्वुलाई। देखो लंग्स एल्वुलाई और ब्लड के बीच में हो गया है, और दूसरा लेवल क्या होता है? टिश्यू और ब्लड के बीच में हो गया है। और इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है ना। यहाँ से जो यहाँ पे अंदर लेकर आया, या फिर यहाँ से लंग्स एल्वुलाई से टिश्यू तक किसने पहुंचाया है? ब्लड ने पहुंचाया है। तो जो सेकंड स्टेप था वो क्या था? एक्सचेंज या फिर डिफ्यूजन ऑफ गैस बिटवीन लंग्स एल्वुलाई और ब्लड। और तीसरा स्टेप क्या था? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस वाया ब्लड। और नेक्स्ट स्टेप क्या था? डिफ्यूजन या फिर एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। वो क्या तीनों स्टेप इसमें। लेकिन ये ट्रांसपोर्ट अपन आगे से और डिटेल में और पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना याद रखो। कोई दिक्कत है पहले 1 मिनट तक इसको देखिए फिर नोट करना। कोई दिक्कत है तो पूछो। क्या? हाँ हाँ आती है ना। ये जो अपन बताते हैं ना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसका मतलब क्या होता है? इसमें ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन है, तो उसके बेसिस पर बोला जाता है। इसलिए मैंने इधर क्या बोला था कि अपन ने जो इधर मेनली देखा, अब इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों बोला है? क्योंकि इसमें देखो प्रेशर ज्यादा किसका है? ऑक्सीजन का है। तो ज्यादा प्रेशर कब होगा? जब वो अमाउंट भी तो ज्यादा होगा, तभी प्रेशर ज्यादा हो सकता है। जैसे अपन ने बोला था एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसका प्रेशर ज्यादा है इसलिए। अब प्रेशर ज्यादा क्यों? क्योंकि उसका अमाउंट ज्यादा है, परसेंटेज भी ज्यादा है इसलिए। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें CO2 नहीं मिलेगी, होती है, लेकिन ज्यादा हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि ऐसे उधर कोई फिल्ट्रेशन तो है ही नहीं, कुछ भी कम और ज्यादा क्या रहता है। ऐसे तो अपन ने क्या बोला था कि जब अपन ने इनहेल किया है तो ऑक्सीजन के साथ में CO2 को भी तो किया है, तो वो वापस से वो सेम प्रोसेस से बाहर निकल जाता है इससे। मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब सेम ऑक्सीजन जैसे वो अभी हमने लिया अमाउंट 104 लिया आपने, हाँ तो वो यहाँ पर 95 हो गया, तो वो अलग हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा क्या? नहीं, अरे नहीं, ये हुआ नहीं है। एक्चुअली होता क्या नहीं, जैसे मैंने क्या बताया कि यहाँ पे कितना था? 159 था।
अब इसको अगर अंदर जाना है तो अंदर का प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर ये 10 फोर्स में ज्यादा कर दूंगा तो बताओ कैसे आ पाएगा, इसकी वजह से हुआ है। तो अपन को पार्शियल प्रेशर तो कम करना ही पड़ेगा ना। कम करना की मतलब पूरी की पूरी नहीं आई है, क्योंकि CO2 भी साथ में घूम रही है इसलिए। ठीक है, हो गया। यहाँ पे क्या है ये एल्विलाई, इधर क्या है टिश्यू। ये इधर वाली को क्या बोलेंगे, सिस्टेमिक वेन या सिस्टेमिक आर्टरी? आर्टरी बोलेंगे। देखो आर्टरी मतलब ए से आर्टरी, ए से अवे फ्रॉम द हार्ट, है ना। इधर सिस्टेमिक आर्टरी, उधर सिस्टेमिक वेन, उधर पल्मोनरी आर्टरी, इधर पल्मोनरी वेन। हो गई भाई नींद पूरी? किसके बारे में सोच रहा था? गैस के बारे में सोच रहा था। कैसा लगा फिर सोच के? अच्छा लगा। अभी केवल आपके माइंड में एक ही चीज चलनी चाहिए। क्या चलनी चाहिए? नीट के बारे में, है ना। कई तो क्या बीच बीच में आंखें बंद कर लेते हैं, इधर गार्डन में घूमने चले जाते हैं, वो नहीं करना है ना। सो जाते हैं अपन बीच बीच में। किसी को कोई दिक्कत है इस टॉपिक में? अभी भी बोल दो, फिर मैं नहीं बताऊंगा। मैं पूछ रहा हूं इसलिए पहले। अभी बोलोगे तो मैं बता दूंगा, बाद में फिर मेरे को मत बोलना। क्या? हाँ, अभी मैं वापस एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बता सकता हूँ। अच्छा, तुम्हें भरोसा है खुद पे कि आगे जाके भूलना ही है? ऐसा चांस नहीं लेना है ना। अभी भी क्या चांस लेते रहोगे क्या? हाँ, तो वो मैंने तुम्हें इसलिए तो पहले बता दिया है, तो उसको लोड को आने ही मत दो। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, मतलब बताऊंगा खुद ही, है। ये कर लिया सबने नोट? ठीक है।
जवाब आपको ही देने हैं, आप अपने नोट्स की हेल्प ले सकते हो। आपको बताना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। कहाँ कहाँ पे बताना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बताना है ATM, ATM बोले तो एटमॉस्फेयर में। फिर आपको बताना है एल्वियोलाई में। फिर आपको बताना है OB मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर आपको बताना है DOB में। DOB का मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। फिर आपको बताना है टिश्यू में। क्या आप लोग बता सकते हैं क्या? सोच लो एक बार, ठीक है। तो बताओ PO2 बताओ, एटमॉस्फेयर में कितना 159, CO2 कितना 0.0 की 0.3, एल्वियोलाई में बोलो और 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बोलो 95 और 40, DOB में बोलो 40 और 40, टिश्यू 40 और 45। अगर मैं आपसे पूछूं सेल्स में कितने होगा? अच्छा, टिश्यू और सेल में सेम हो जाएगा? कैसी बातें कर रहे हो? क्यों होगा सेम? नहीं, अरे ये टिश्यू है, टिश्यू के अंदर सेल है। एक बात बताओ, पहले ऑक्सीजन टिश्यू के पास में पहुंचेगी कि सेल के पास में पहुंचेगी? टिश्यू के पास में। तो टिश्यू के बाद में कहाँ पे जाएगी? सेल के पास में। जब हम शुरू से ही चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हैं आपको कि जो ऑक्सीजन है या फिर कोई सी भी जो गैस है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, तो अंदर इसका प्रेशर जो है वो कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए ना। तो सेम कैसे हो सकता है? तो देखो टिश्यू में कितना है 40 है, तो बताओ 40 से कम रखूं या ज्यादा रखूं? कम। कितना कम? अरे मेरी मर्जी क्यों चलेगी भाई, सेल है वो, है ना। कितना होता है 20। अब बताओ सेल में बनेगी क्या? CO2 बनेगी। तो जो सेल में CO2 बनेगी वो टिश्यू से ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। तो इसको कितना रखूं मैं? 50 रखूं। रखने से मेरे से कुछ नहीं होता, इतना ही होता है। मैं कौन होता हूं उनको बोलने वाला कुछ, ठीक है। जितना होता मैंने बता दिया। आप देखो होगा क्या, सेल से CO2, ये वाला CO2 है ना, तो देखो सेल से CO2 पहले कहां पे जाएगी? टिश्यू में। टिश्यू से फिर कहां पे जाएगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। उसके बाद में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाती नहीं है, फिर 40 पे चली जाएगी एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टिश्यू ये CO2 का कैसे कैसे रहेगा, इधर से इधर मूव करेगी, फिर इधर से इधर मूव करेगी, और फिर इधर से इधर मूव करेगी। तो देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर। और ऑक्सीजन का 159 से 104, 104 से 95, 95 से 40, और 40 से 20, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। समझ गए क्या बात को? अरे बोलो ना भाई। अरे बोलते नहीं हो तुम तो, गुस्सा हो रहे हो मेरे से। तो देखो 159 से कहाँ पे जाएगा? 20 तक जाएगा, और वो 50 से कहाँ पे आएगा? 0.3 तक आएगा। यही तो मैंने बोला था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जाएगा। तो गया ना फिर? तो मैंने झूठ तो नहीं बोला है ना। आपके सामने ही है जो भी है ना, कुछ भी नहीं छुपाया गया आपसे। क्या बोल रहा है? हाँ, लिखा भी मैंने ही है और समझाया भी मैंने। अब दिक्कत है कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। जैसे कि अभी मैंने तुमसे पूछा कि समझ में आया, तुमने हाँ किया है, तो मैं तुमसे पूछ सकता हूँ फिर कि क्या समझ में आया है। तो बताओ मेरे को कि सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 ATM बराबर 760 mm होता है। एटमॉस्फेयर में एयर होती है कि गैस होती है? एयर होती है, मतलब मिक्सचर ऑफ गैस होता है। उसमें से ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है? परसेंटेज एयर में ऑक्सीजन का 21, CO2 का 0.04, और नाइट्रोजन का
78। तो देखो वैसे तो क्या है, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा है, नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन हमारे काम की नहीं है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, किसकी करेंगे, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का हमें क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए कि पार्शियल प्रेशर चाहिए, पार्शियल प्रेशर। एयर का प्रेशर होता है, गैस का पार्शियल प्रेशर होता है, और पार्शियल प्रेशर को निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, परसेंटेज ऑफ गैस इन द एयर डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 760। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऐसे कितना निकल के आ जाता है, 159 mmHg। और इसी प्रकार से हमने निकाल लिया था CO2 का पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना निकला था, 0.3 mmHg। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ, कर लूँ क्या बात, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो ज्यादा होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होता है एयर में या फिर एटमॉस्फेयर में, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है। इसका मतलब कि ऑक्सीजन कहां से कहां पे मूव करनी चाहिए, एटमॉस्फेयर से हमारी बॉडी में मूव करनी चाहिए। देखो मैंने आपको पहले भी समझाया, बाद में भी समझा देता हूं कि हम एटमॉस्फेयर के साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते कि भाई उनको बोले एटमॉस्फेयर को जाकर के कि अपना पार्शियल प्रेशर कम ज्यादा कर लो, पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो हमारे पास में क्या ऑप्शन बचता है कि हमारी बॉडी को अपन बोल सकते हैं। क्या बॉडी को भी अपन ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या, लंग्स को, नहीं। तो अपन क्या करेंगे, जिस कैविटी में या फिर जिस स्ट्रक्चर में हमारे जो लंग्स है वो रखे हुए रहते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, रिब केज या फिर थोरेसिक चैम्बर, उसमें अपन चेंज करवाएंगे। वो कैसे करवाते थे मैं आपको बता चुका था पहले, ठीक है। तो देखो एटमॉस्फेरिक एयर में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ऑक्सीजन होता है वो कितना है, 159 है। तो इसका मतलब एल्वुलाई में कम होगा तभी तो ये ऑक्सीजन अंदर एंट्री लेगी। तो एल्वुलाई में कितना होता है, 104 होता है। तो देखो जो ऑक्सीजन है वो 159 से कहां पे मूव करेगी, 104 तक। अब ऑक्सीजन कहां पे आ चुकी है, लंग्स एल्वुलाई में। अब इसको लंग्स एल्वुलाई और ब्लड के बीच में क्या करना पड़ेगा, इसका एक्सचेंज और डिफ्यूजन करवाना पड़ेगा। अपन मान के चल रहे हैं अभी के लिए कि ये क्या हो चुका है, यहाँ पे एक्सचेंज हो चुका है। अब जो ऑक्सीजन वाली जो गैस है वो किधर आई होगी, ब्लड में आई होगी। ब्लड में भी कौन से वाली में, पल्मोनरी वेन्स वाले ब्लड में। तो वहां पे कैसे आई होगी वो, कि जब इसका पार्शियल प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। तो यहाँ पे कितना होता है, 95 होता है, वहां पे कितना होता है, तो 104 से 95 है, 95 से 104, 104 से 95। अब देखो ये जो ब्लड आया है इसमें जो ऑक्सीजन है वही तो अपन के हार्ट में जाएगी, और जो अंदर गई है वही तो इसमें सिस्टमिक आर्टरी में आएगी। अरे वही तो सेम ब्लड आएगा। तो इसमें और इसमें बताओ पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। इसके बाद में ये सिस्टमिक आर्टरी से कहां पे मूव करेगी, टिश्यू में, किसमें, टिश्यू में। लेकिन मूव करने के लिए टिश्यू के अंदर का पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। हाई प्रेशर 95, लो प्रेशर 40। अब आपने इसको भेज दिया है कहाँ पे, टिश्यू के अंदर, लेकिन पहुंचना कहाँ पे है, इसको कहाँ पे पहुंचना है, सेल्स के अंदर पहुंचना है। तो सेल्स के अंदर तभी तो पहुंच सकती है जब सेल्स के अंदर का पार्शियल प्रेशर कम हो या ज्यादा हो, कम हो। तो कम कितना होना चाहिए, ये 40 था, यहाँ पे 40 था, अंदर कितना होता है, 20 होता है। कितना होता है, 20 होता है। और सेल्स इस ऑक्सीजन को क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी। और सेल्स के पास में आपने कुछ खाया होगा तो ग्लूकोज तो ऑलरेडी पहुंच ही चुका है। अब क्या क्या बना देगी उसके साथ में, CO2, H2O और एनर्जी। एनर्जी को काम में ले जाएगी, H2 बॉडी बैलेंस कम में आ जाएगा, बचा क्या, CO2। तो CO2 देखो ज्यादा बनेगा ना सेल के पास में, किससे ज्यादा, एटमॉस्फेयर से भी ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो इसका पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना रहता है, सेल के अंदर 50 होता है। टिश्यू के अंदर कितना है, तो बताओ 50 से 45 की तरफ मूव करेगी या नहीं करेगी। तो अपन देखो ऑक्सीजन के लिए क्या बता सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू से कहाँ पे गई, सेल के अंदर गई, और जो CO2 है वो सेल से टिश्यू में आई। अब टिश्यू में आ गई तो फिर देखो कहाँ पे जाएगी, हार्ट में जाएगी। उसके बाद में लंग्स एल्वुलाई में जाएगी, और एल्वुलाई में प्रेशर कितना है, 40 है, और 40 से किधर मूव करेगी, 0.3 की तरफ मूव करेगी, ठीक है भाई। आगे अपन देखते हैं कि यहाँ पे ये एक्सचेंज कैसे हो पाया होगा। अब मैं आपको एक सिंगल लंग्स एल्वुलाई के बारे में बताता हूँ। अच्छा, लंग्स एल्वुलाई कितनी होती हैं, दोनों लंग्स को मिला करके 300 मिलियन होती है, ठीक है। यहाँ पे जो सेल्स पाई जाती है वो कैसी सेल्स होती है,
सिंपल स्क्वेमस सेल्स होती है, और यहाँ पे जो पाई जाती है वो सिंपल क्यूबॉइडल सेल होती है। आपको मैंने बताया कि न्यूमोसाइट फर्स्ट और न्यूमोसाइट सेकंड के बारे में। तो न्यूमोसाइट जो सेकंड होती है वो कैसी होती है, क्यूब लाइक होती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। और ये जो वाली होती है वो न्यूमोसाइट फर्स्ट होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। और पूरा ये किसका है, लंग्स एल्वेलाई, ठीक है। अब हमें एक्सचेंज जो करवाना है वो किस किस के बीच में करवाना है, लंग्स एल्वेलाई और ब्लड के बीच में। अब एक बात बताइए, जो ब्लड वेसल्स होती है, सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट ब्लड वेसल उसको क्या बोला जाता है, आयोटा। आर्टरी के केस में आयोटा बोलेंगे। और ये जो आयोटा है वो छोटी छोटी ब्रांचेज बना देती है, इनको क्या बोला जाता है, आर्टरी। आर्टरी और स्मॉलर ब्रांचेज बना लेती है, इनको क्या बोला जाता है, आर्टेरियोल। और ये आर्टेरियोल और छोटी छोटी फाइन ब्रांचेज बना देती है, इनको क्या बोला जाता है, कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। तो ये जो एक्सचेंज होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि किसी भी चीज को डिफ्यूज करवाने के लिए जो वॉल है या फिर जो थिकनेस है तो ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, वॉल जो है वो थिक होनी चाहिए कि थिन होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे जो थिनेस्ट होती है वो आयोटा होगी कि कैपिलरी होगी, कैपिलरी होगी ना। मैंने क्या बोला कि स्मॉलेस्ट ब्रांचिंग बनती जाती है, ब्रांचिंग बनती जाती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी हो जाती है ब्लड वेसल, कैपिलरी हो जाती है। अब बताओ कैपिलरी में भी क्या फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करेगा ना। ये मैंने क्या बना दी है, कैपिलरी बना दी है। और कैपिलरी की जो एपिथेलियम होती है उसको बोला जाता है एंडोथेलियम। क्या बोलेंगे, एंडोथेलियम। और ये जो एंडोथेलियम होती है ये भी किससे मिलकर बनी होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। किससे, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। इसको बोला क्या जाता है, एंडोथेलियम। क्या बोलेंगे, एंडोथेलियम। और ये यहाँ पे जो होती है ये भी कौन सी होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। कौन सी होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। ये बताओ ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या होगा, ब्लड फ्लो करेगा तो अंदर बताओ आरबीसी भी तो होगी ना, अरे होगी या नहीं होगी। तो ये एपिथेलियम किसकी है, लंग्स एल्वेलाई की है। ये एपिथेलियम किसकी है, ब्लड कैपिलरी की है। और इन दोनों के बीच में इन दोनों को सेपरेट करने वाली एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको बोला जाता है क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इस मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। क्या पाए जाते हैं, बेसमेंट सब्सटेंस पाए जाते हैं। लेकिन जो ये मेम्ब्रेन होती है बताओ वो ज्यादा थिक बना दूं क्या मैं उसको, इन तीनों को ही मिला करके बोला जाता है क्या, ये किस में हेल्प कर रहे हैं, हमारे गैस के डिफ्यूजन में। इन तीनों को मिला करके बोला जाता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। बताइए अगर आपसे कोई पूछे कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को बनाने में कौन कौन सी लेयर पार्टिसिपेट कर रही है, तो देखो फर्स्ट लेयर तो कौन सी हो जाती है, एपिथेलियम ऑफ लंग्स एल्वेलाई। मतलब कि ये वाली, ठीक है। या फिर अपन बोल सकते हैं ये भी तो एपिथेलियम है ना, तो फर्स्ट तो ये हो गया है। दूसरा क्या होता है, एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। और ब्लड कैपिलरी की एपिथेलियम को क्या बोला जाता है, एंडोथेलियम। क्या बोलेंगे, एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी। और इन तीनों दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, बेसमेंट सब्सटेंस। इन बिटवीन देम, दोनों के बीच में क्या होता है, बेसमेंट सब्सटेंस होता है। और ये तीनों लेयर ही मिलकर के क्या बना लेती हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बना लेती है। क्या बना लेती है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब ये बताइए जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो ज्यादा रखूं कि कम रखूं, कम होनी चाहिए ना। कितनी होती है, लेस देन 1 mm। 1 mm से भी क्या होती है, कम होती है। तो ये भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, मोर देन 1 mm, लेस देन 1 mm। तो क्या होता है, लेस देन 1 mm। अब देखो लंग्स एल्वेलाई में ऑक्सीजन जो होती है, कौन सी वाली गैस, ऑक्सीजन गैस लंग्स एल्वेलाई से कहाँ पे मूव करती है, ब्लड कैपिलरी में।
और CO2 जो होती है वो कहाँ से कहाँ पे मूव करेगी, ब्लड कैपिलरी से लंग्स एल्वुलाई में, ठीक है। जो ऑक्सीजन है वो बाहर से आई होगी ना, तो ये एटमॉस्फेयर से अंदर आती है, और जो CO2 होती है वो लंग्स एल्वुलाई से एटमॉस्फेयर में जाती है। तो ये ऐसे हर एक लेवल पे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। और ऐसा का ऐसा ही डिफ्यूजन कहाँ पे हो जाएगा, फिर टिश्यू और ब्लड के बीच में। तो देखो नॉर्मली क्या होगा, ये भी कैपिलरी टिश्यू लेवल पे भी मिल सकती है, और टिश्यू के अपन अगर नीचे रखेंगे तो किसको रख देंगे, टिश्यू को। सेम प्रोसेस उसमें भी हो जाता है। समझ गए, करिए इसको नोट। हेडिंग देख लेना, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन।